हाय स्टूडेंट, आप लोग के स्वागत है मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल के पास। देखिए पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे प्रतिबिंब किसे कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन भी पढ़े थे और पार्श्व विपरिवर्तन पढ़े थे, विपरिवर्तन पढ़े थे। और ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखिए नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दर्पण किसे कहते। देखिए नया टॉपिक है दर्पण। दर्पण देखिए दर्पण किसे कहते हैं, वैसा चिकना और चमकीला सतह, मैंने जिसका सतह एकदम प्लेन, वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के नियमों का जो प्रकाश के परिवर्तन के नियमों का पालन करते हैं, उसे दर्पण कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग जो नैना देखते हैं दर्पण में, वो भी एक समतल दर्पण है। तो उसमें अगर हम लोग टॉर्च मारेंगे ना, अगर टॉर्च मान लीजिए कि उस पर टॉर्च मारे तो परावर्तक सतह पर टकरा कर उसका सतह जो परावर्तक सतह उससे टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसका ठीक ऊपर जाएगा, मैंने प्रतिबिंब उसका ऊपर बनेगा। इसी को दर्पण का। देखिए हम लोग दर्पण का डिफिनेशन लिखते हैं और समझते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। देखिए दर्पण का डिफिनेशन लिख रहे हैं। देखिए दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण किसे कहते हैं। देखिए वैसा चिकना और चमकीला वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम को पालन करते हैं, अतः जिसका एक भाग अवश्य ही रंगा हुआ हो, उसे दर्पण कहते हैं। देखिए दर्पण जो हम लोग ऐनक में अपना चेहरा देखते हैं, जैसे मान लीजिए दर्पण है, ये लोग हम आप अपना चेहरा देखते हैं, तो देखिए पहले समझेगा। तो ऐसा चिकना और चमकीला सतह, उसका एकदम सतह रहता है, एकदम प्लेन रहता है। हम लोग ऐना में जो चेहरा देखते हैं उसका सतह कभी देखें रुखा खबर नहीं ना रहता है, एकदम उसका चिकना सतह प्लेन रहता है। तो वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परिवर्तन के नियम को पालन करते हैं। जैसे प्रकाश के परिवर्तन के मतलब समझिए, अगर हम लोग जो ऐनक में आँख देखते हैं और उस पर अगर हम लोग शीशा टॉर्च पर मारेंगे ना, फिर को टॉर्च का फोर्स मारेंगे उस पर, तो वो रिफ्लेक्ट होकर के उसमें प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रकाश के नियम का पालन कर रहा है, मैंने टकरा करके फिर वापस लौट रहा है। तो वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परिवर्तन के नियम को पालन करते हैं, अतः जिसका एक भाग अवश्य ही रंगा हुआ हो, उसे दर्पण कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जो चेहरा हम लोग दर्पण में देखते हैं, वो दर्पण के पीछे एक ठो लेप रहता है, वो क्या चीज़ का लेप रहता है, पीछे रंगा हुआ रहता है, उस पर चांदी का लेप चढ़ाया हुआ रहता है, और चांदी का लेप चढ़ा के उस पर रंग चढ़ा दिया जाता है। इसी चलते उसका एक भाग रंगा हुआ है, उसी को दर्पण कहते हैं। हम आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। देखिए एक बार फिर से देखिए। अब देखिए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दर्पण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। देखिए हम दर्पण के प्रकार लिख रहे हैं। देखिए दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। देखिए दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखिएगा, पहला में समतल दर्पण हो गया, समतल दर्पण। सेकंड में देखिए गोलीय दर्पण हो गया, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। और थर्ड में देखिए, थर्ड में हो गया परावलय दर्पण।
परवलय दर्पण। देखिए दर्पण का डिफिनेशन हो गया। दर्पण किसे कहते हैं? वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम को पालन करते हैं, अतः जिसका एक भाग अवश्य से ही रंगा हुआ हो, उसे हम दर्पण कहते हैं। अब देखिए दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलय दर्पण। आप लोग समझ गए होंगे। देखिए एक बार देख लीजिए, फिर इसको मिटा के समझेंगे। समतल दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। एक बार इसको देखिए, फिर इसको मिटा देंगे। अब देखिए इसको हम लोग मिटा रहे हैं। देखिए समतल, फर्स्ट में देखिए समतल दर्पण। समतल दर्पण, समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण किसे कहते हैं? देखिए समतल दर्पण सिंपल है, जैसे हम लोग जो चेहरा देखते हैं ना, वही हो गया समतल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। बेस्ट सिंपल। जैसे हम लोग चेहरा देखते हैं तो उसका एकदम परावर्तक सतह रहता है, एकदम समतल रहता है, वो कभी उखड़ खाबड़ नहीं रहता है, उसी को समतल दर्पण कहते हैं। देखिए समतल दर्पण का डिफिनेशन लिख रहे हैं, देखिएगा। वैसा दर्पण, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल, समतल दर्पण कहते हैं। अब देखिए समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं हैं, उसको हम लोग लिख रहे हैं। चाहे देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब, वस्तु प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब, जैसे मान लीजिए मेरा समतल दर्पण है और आप लोग जो ऐनक में अपना चेहरा देखते हैं, उसमें जैसा आपका चेहरा है वैसा नहीं आता, उससे बड़ा थोड़ी हो रहता है, नहीं ना रहता है। जैसा आप देखते हैं चेहरा उतना ही बड़ा रहता है, उसी का आकार का रहता है, चेंज नहीं होता है समतल दर्पण। जैसे देखिए समतल दर्पण का हम लोग अथी देखते हैं, विशेषताएं देखते हैं। समतल दर्पण का विशेषताएं देखिए लिखते हैं। समतल, समतल दर्पण, समतल दर्पण की विशेषताएं, समतल दर्पण की विशेषताएं क्या है? देखिए प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण के, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, बनता है। और देखिए प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार, का आकार बराबर, बराबर होता है, होता है। और देखिए थर्ड में देखिए प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा, अपेक्षा सीधा होता है, होता है। और देखिए प्रतिबिंब, फोर में देखिए प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आभासी, आभासी होता है, आभासी होता है। और 5 में देखिएगा
प्रतिबिंब हार में देखिएगा, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। देखिए ये जो समतल दर्पण का विशेषताएं है ना, जो एग्जाम लेवल में भी बहुत है, एग्जाम में भी पूछते रहता है। देखिए समतल दर्पण का विशेषताएं लिखे हैं। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण जैसे प्रतिबिंब दर्पण रहता है, उसको दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। देखिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और देखिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार बराबर होता है। मैंने जिसमें चेहरा देखते हैं उसमें प्रतिबिंब का आकार भी बराबर होता है और वस्तु का आकार भी बराबर होता है। उसमें चेंज नहीं रहता, एक ठो भी नहीं कि हाँ इसमें चेहरा देख रहे तो मेरा चेहरा इतनी है, उसमें देखेंगे तब बड़ा हो जाएगा, इससे नहीं होता है। और प्रतिबिंब का देखिए प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। मैंने प्रतिबिंब है जो वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, सीधा बनता है। और देखिए प्रतिबिंब आभासी होता है, प्रतिबिंब है जो आभासी होता है। और देखिए प्रतिबिंब इससे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मैंने समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। एक बार इसको देख लीजिएगा और ये दोनों का याद करिएगा, इसको एग्जाम लेवल में ही बहुत पूछता है। देखिए एक बार देख लीजिए, फिर इसको हम लोग मिटा के फिर आगे समझेंगे। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं देखिए एक बार। अब देखिए इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए थर्ड में देखिए गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। देखिए अब मेन खेल होता है गोलीय दर्पण से, यहाँ से मेन खेल होता है गोलीय दर्पण। देखिए पहले हम गोलीय दर्पण का हम एक ठो आपको गोला मैंने गोला डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं, फिर इसका डिफिनेशन लिखेंगे। जैसे देखिए गोलीय दर्पण एक ठो, देखिए मान लीजिए एक ठो हम गोला बना रहे हैं। देखिए अच्छा नहीं बना है, इसको और अच्छा से बना लेते हैं समझने भर। देखिए इसको मान लीजिए कि एक ठो गोला है। अब देखिए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है, उसी को गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए गोलीय दर्पण मान लीजिए एक ठो एक गोला है और ये मान लीजिए एक ठो एक गोला है और ये गोला को हम बीचे से ऐसे ऐसे कर दिए, थोड़ा सा काट दिए। देखिए यहाँ पर ऐसे भी थोड़ा सा मिटा दें, देखिए इसको भी मिटा दिए, इसको भी थोड़ा सा मिटा रहे हैं। देखिए समझिएगा, देखिए गोलीय दर्पण। आइए देखिए इसको यहाँ पर से ये देखिए इसका लेप चढ़ा रहे हैं, इसको मैंने पेन चढ़ा दिए, इसको इन्हें से पेन चढ़ा रहे हैं। देखिए समझिएगा। अब देखिए इसको मैं अवतल दर्पण कौन है और उत्तल दर्पण कौन है। देखिए अवतल दर्पण इसको देखिए एक ठो ये है जो अवतल दर्पण है, ये है जो उत्तल दर्पण है। अब देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। वो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है। देखिए इसको परावर्तक सतह धंसा हुआ है, और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ है। देखिए इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है, इसी को
अवतल दर्पण बोलते हैं जिसका परावर्तक सतह धंसा हो अवतल दर्पण को, और उत्तल दर्पण बोलते हैं जिसका परावर्तक सतह उठा हो, इसे उत्तल दर्पण को बोलते हैं। देखिए ये हो गया मेरा अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हो गया दर्पण, और ये हो गया मेरा उत्तल दर्पण, ये हो गया मेरा उत्तल दर्पण। देखिए वो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, ये खोखले गोले का भाग ये हिस्सा है, खोखले गोले का भाग ये हिस्सा है, इसी को गोलीय दर्पण बोलते हैं। जैसे देखिए इसको फिर ऐसे मिला देंगे, देखिए फिर गोला बन गया, गोला नहीं लग रहा, इसलिए इसको मैंने खोखले मिटा देते हैं इसको। देखिए तो दर्पण बन गया, एक ठो अवतल दर्पण बन गया, एक ठो अवतल दर्पण बना, उत्तल दर्पण बन गया। आप लोग समझ गए होंगे, देखिए समझा दिए हैं। इसी को उत्तल दर्पण अवतल दर्पण बोलते हैं। चलिए गोलीय दर्पण का डिफिनेशन लिखते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। देखिए इसको मिटा रहे हैं। देखिए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण का डिफिनेशन देखिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होता है, उसी को गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण होते हैं दो प्रकार के, एक ठो अवतल दर्पण होते हैं, एक ठो उत्तल दर्पण होते हैं। आपको हम देखने समझाए थे अवतल दर्पण किससे कहते हैं, उत्तल दर्पण किससे कहते हैं। देखिए हम इसका फिगर बना रहे हैं अवतल दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, देखिएगा गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया अवतल दर्पण, और दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट में अवतल दर्पण, सेकंड में उत्तल दर्पण। अब हम लोग समझते हैं कि अवतल दर्पण किससे कहते हैं और उत्तल दर्पण किससे कहते हैं। इसे उनका डिफिनेशन देखेंगे, तो इसको देख लीजिए, फिर इसको देखने के बाद इसको मिटा के और फिर आगे समझेंगे अवतल दर्पण किससे कहते हैं और उत्तल दर्पण किससे कहते हैं। देखिए एक बार, अब देखिए इसको मिटा रहे हैं और फिर आगे समझेंगे अवतल उत्तल का डिफिनेशन। फर्स्ट में देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। देखिए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, उसी को अवतल दर्पण कहते हैं। मतलब उसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहना चाहिए। जैसे देखिए हम डिफिनेशन लिखते हैं, इसको डायग्राम के माध्यम से आपको समझाएंगे। देखिए सबसे पहले डिफिनेशन लिख रहे हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा
धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए अवतल दर्पण का हम लोग फिगर बनाते हैं। देखिए चित्र के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। देखिए चित्र बना करके देखिए यहाँ से इसको ऐसे ऐसे इसको ऐसे करने का मतलब है, ऐसे जो कह रहे हैं इसका मतलब है कि ये दर्पण के पीछे जो लेप चढ़ा हुआ माने रंगा हुआ है, इसको पीछे ऐसे ऐसे करने का मतलब है रंगा हुआ है, इसी को बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसी को बोलते हैं अवतल दर्पण। देखिए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसे देखिए अवतल दर्पण का इसको बोलते हैं परावर्तक सतह, इसको बोलते हैं जेने देख रहे हैं ना परावर्तक सतह ये है, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह इसको बोलते हैं सतह, इसी को परावर्तक सतह बोलते हैं। जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देख लीजिए इसका फिगर बना दिए और इसका डिफिनेशन भी लिख दिया। अच्छा करते हैं कि समझ गए होंगे, अगर समझ गए होंगे तो इसको मिटा के समझते हैं उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। एक बार इसको देख लीजिए। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ये इरेज कर रहे हैं। देखिए सेकंड में समझते हैं उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। देखिए उत्तल दर्पण माने उत्तल का मतलब आपको ऐसे मैंने थोड़ा सा अथी करिए। बचपन में आप लोग पढ़े होंगे क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घाड़ी, ऐसे पढ़े होंगे ना। वैसे समझिए उत्तल मतलब उठा, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हो, माने उठा हो, धासा ने उठा हो, उभरा, जिसको बोलते हैं वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हो उसी को उत्तल दर्पण बोलते हैं। उस मैंने समझिए उठा, ठीक जैसे बचपन में पढ़े होंगे ख से खरगोश, ग से गमला, वैसे समझिए उससे उठा। तो देखिए डिफिनेशन लिखना आप लोग समझिएगा। देखो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा में होता है उठा। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा या उठा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए उत्तल दर्पण का हम आपको फिगर बना के समझा रहे हैं चित्र के माध्यम से। देखिए चित्र इसको बना रहे हैं। देखिए मेरा चित्र हो गया, इसको इन्हें लेफ्ट चढ़ा देते हैं। इसी को बोलते हैं उत्तल दर्पण, इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। इसी को बोलते हैं परावर्तक सतह, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। देखिए आप लोग समझ गए होंगे। देखिए ये उत्तल दर्पण है, मैंने इसका देखिए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो। देखिए परावर्तक सतह इसको उठा है और अवतल में था कि परावर्तक सतह धंसा था, जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देख लीजिए एक बार, फिर हम लोग समझेंगे कि गोलीय दर्पण में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे इसको आप समझिए, फिर इसको मिटा के आगे चलेंगे। चलिए इसको अब मिटा रहे हैं।
देखिए टॉपिक गोलीय दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण में कुछ गोलीय दर्पण में कुछ महत्वपूर्ण गोलीय दर्पण में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी। देखिए गोलीय दर्पण में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी। जैसे देखिए हम कोई भी गोलीय दर्पण लेते हैं, देखिए हम आप लोग को समझा रहे हैं। मान लीजिए कि मेरा गोलीय दर्पण है, देखिए इसको, ये मान लीजिए मेरा गोलीय दर्पण है। इसको पीछे लेट चढ़ा देते हैं। अब देखिए हम आप लोग के समझाएंगे, आप समझिएगा। जैसे देखिए ये कौन सा दर्पण हो गया, ये हो गया अवतल दर्पण, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। इसका परावर्तक सतह है जो धंसा हुआ है, इसी को अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण। अब देखिए अवतल दर्पण में ध्रुव कहाँ पर ही रहता है, ध्रुव मैंने दर्पण में अवतल चौथा दर्पण ध्रुव कहाँ रहता है, दर्पण के मध्य बिंदु में ध्रुव रहता है। जैसे दर्पण के मध्य बिंदु मतलब दर्पण के बीच में, यही सब पॉइंट हम लोग समझेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हम सब पॉइंट का नाम लिखते हैं। फर्स्ट में देखिए ध्रुव हो गया, इस सब का जानकारी होना चाहिए। ध्रुव हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता थर्ड में देखिए वक्रता त्रिज्या हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया। और फोर में देखिए प्रधान अक्ष हो गया, प्रधान अक्ष हो गया। और फाइव में देखिए दर्पण का द्वारक हो गया, दर्पण का द्वारक हो गया। और सिक्स में देखिए ध्रुव हो गया, प्रधान अक्ष हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। और सिक्स में एक ठो क्या चीज, ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, प्रधान अक्ष हो गया, दर्पण का द्वारक हो गया। और फोकस हो गया। और सेवन में देखिए फोकस हो गया। और सेवन में देखिए क्या चीज है, देखिए यहाँ तक है। देखिए समझते हैं हम लोग। देखिए ध्रुव दर्पण में कहाँ रहता है, दो ध्रुव मैंने समझते हैं। ध्रुव देखिए दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मैंने मध्य बिंदु मान लीजिए यहाँ पर बीच में है, यहाँ पर ही, इसी को ध्रुव बोलते हैं। यही है ना, इसको पी से सूचित अभी नहीं लिखते हैं, इसी को ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव दर्पण का इसको ध्रुव बोलते हैं। ठीक, देखिए इसी को ध्रुव बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव। अब देखिए वक्रता केंद्र किससे कहते हैं, वक्रता केंद्र जैसे आप लोग गणित में पढ़े होंगे। मान लीजिए एक ठो गोला है, ये मान लीजिए गोला है, तो आप लोग गणित में पढ़े होंगे। ये हो गया कोई भी गोला का एक ठो केंद्र होता है, केंद्र सेंटर इसको बोलते हैं। ये मान लीजिए इसका केंद्र हो गया, यहाँ से बीच की दूरी क्या चीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेडियस बोलते हैं। रेडियस मतलब हो गया त्रिज्या। तो वैसा ही फिजिक्स में यहाँ से यहाँ के बीच के, यहाँ के यहाँ से जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं। हम लोग गणित में बोलते हैं इसको केंद्र बोलते हैं, और फिजिक्स में इसी को वक्रता केंद्र बोलते हैं। देखिए इसको यहाँ पे मिटा रहे हैं। देखिए यहाँ मान लीजिए यहाँ कोई केंद्र है, देखिए यहाँ कोई केंद्र है, देखिए यहाँ केंद्र है, यहाँ से यहाँ आ गए। देखिए इसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र, इसको सी से सूचित किया जाता है वक्रता केंद्र को। देखिए इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं, इसको वक्रता केंद्र इसको कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र। अब देखिए वक्रता केंद्र हो गया। अब वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, देखिए ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मैंने इसको बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ हो गया,
इसी को बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या इसको बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। आशा करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए वक्रता त्रिज्या का प्रधान अक्ष किसको बोलते हैं। जैसे देखिए ये हो गया मेरा सेंटर हो गया, ऐसी से मैंने हम इसको ध्रुव के आगे रेखा खींचे, यही हो गया प्रधान अक्ष। जैसे देखिए वो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जा रहा है, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष। ये जो रेखा खींचे है ना, ये यहाँ से यहाँ तक जो रेखा खींचे उसी को बोलते हैं प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष इसको बोलते हैं, यहाँ से रेखा खींचे इसको प्रधान अक्ष बोलते हैं। देखिए दर्पण का द्वारा किससे कहते हैं, दर्पण का द्वारा। जैसे देखिए मेरा दर्पण है, ये मेरा दर्पण है, इसको प्रधान, इसको दर्पण है। देखिए दर्पण के यहाँ से देखिए यहाँ ऐसे 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 देखिए एक लाइन बना। देखिए दर्पण का चौड़ाई मान लीजिए जितना है, तो दर्पण के चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। देख रहे हैं ना, दर्पण की चौड़ाई इतना है, देखिए दर्पण की चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण की चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक कहते हैं। देखिए है ना, इसी को द्वारक कहते हैं। मैंने दर्पण की जितना चौड़ाई है इसी को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक हो गया। फोकस किसको कहते हैं, देखिए फोकस समझिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए ये मेरा मान लीजिए कि प्रधान अक्ष है, यहाँ से यहाँ तक। प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें, जैसे प्रधान अक्ष है, इसको समांतर आ रही प्रकाश की किरणें। देखिए ये प्रकाश की किरणें आ रहा है, इसको समांतर देखिए प्रकाश की किरण आ रहा है। परावर्तन के बाद जैसे यहाँ पर टकराया, मिरर से टकरा करके परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मान लीजिए कि यहाँ पर आ रही है, तो इसी को फोकस बोलते हैं। इसी को फोकस को एफ से सूचित किया जाता है। देखिए इस बिंदु पर आया, परावर्तन के बाद इस बिंदु पर आया, तो इसी को हम लोग फोकस बोलते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, हम आशा करते हैं। जैसे देखिए प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें, देखिए इसका हम समांतर आ रहा है, प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसी को फोकस कहते हैं। देखिए समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ तक समझ होंगे, तब मिटाते हैं सबके एक करके डिफिनेशन लिखते हैं कि ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, सबका डिफिनेशन लिखते हैं। इसको मिटा दें, एक बार अच्छा से देख लीजिए। देखिए इसको मिटा रहे हैं। ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, दर्पण का द्वारक, फोकस। देखिए वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, फर्स्ट में था वक्रता, फर्स्ट में वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। देखिए दर्पण जिस खोखले गोले का, दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं, जैसे देखिए वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। देखिए वक्रता केंद्र, दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है
उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे हम आपको दर्पण बताए थे, उसको केंद्र था गोला बना करके। हम लोग फिजिक्स में मैंने मैथ के भाषा से कहते हैं केंद्र खाली कहते हैं, और फिजिक्स आता है तो इसी को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। खोखले गोले भाग का जिसको दर्पण जिस खोखले भाग का हिस्सा होता है उसी को हम लोग वक्रता, उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र हो गया। देखिए वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? देखिए वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? देखिए वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को ही हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र, मान लीजिए कि ये मेरा हो गया दर्पण हो गया, मान लीजिए कि मेरा अवतल दर्पण हो गया, यहाँ पर मान लीजिए मेरा केंद्र है, यहाँ पर मान लीजिए मेरा ध्रुव है, पी है कोई ध्रुव है। और देखिए वक्रता त्रिज्या हो गया, ये मान इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। यहाँ से बीच के दूरी का हम लोग अभी बताए थे आपको कि वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखिए इसको आप देख लीजिए, फिर थर्ड वाला में लिखते हैं ध्रुव किसे कहते हैं। इसको आप देखिए, फिर इसको मिटा करके फिर थर्ड में चलते हैं। चलिए इसको अब मिटा रहे हैं। ध्रुव किस, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? सेकंड हो गया, फिर थर्ड में चलते हैं। थर्ड में देखिए दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? देखिए दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। जैसे दर्पण के मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे देखिए ये मेरा हो गया दर्पण हो गया, इसको दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। इसको मध्य बिंदु मतलब बीच वाला भाग मान लीजिए है, इसको मध्य बिंदु को ही, इसी को ध्रुव कहते हैं हम लोग, ध्रुव, इसी को हम लोग ध्रुव कहते हैं। देखिए दर्पण के मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। इसको मिटा रहे हैं। देखिए इसको मिटा रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। इसे P से सूचित किया जाता है। देखिए दर्पण के मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब देखिए फोर में समझते हैं कि प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? फोर में समझते हैं प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? प्रधान अक्ष किसे कहते हैं?
देखिए प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। देखिए प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को ही हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। जैसे देखिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको जैसे देख लीजिए, ये मेरा दर्पण हो गया, समझाते हैं इसको थोड़ा सा डायग्राम बना के, फिर इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। देखिए ये मेरा हो गया दर्पण हो गया, अपता दर्पण हो गया। और देखिए यहाँ पर हो गया पी ध्रुव हो गया, यहाँ पर मान लीजिए केंद्र हो गया, सी मेरा केंद्र हो गया। केंद्र वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है, ये मैंने लिखना भुला गया था। वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है, देखिए इसको लिख दिया है। जैसे देखिए मेरा सी वक्रता केंद्र हो गया, मेरा ध्रुव हो गया। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर देखिए लाइन खींच रहे हैं, इसको से होकर जानने वाली रेखा को हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। समझ गए होंगे, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष बोलते हैं। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। प्रधान वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष कहते हैं। इसे एक्स कॉमा एक्स डैश, इसे एक्स कॉमा एक्स डैश से सूचित, इसे एक्स कॉमा एक्स डैश से सूचित करते हैं। देखिए वह प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जानने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। इसे एक्स और एक्स डैश से सूचित, इसे एक्स डैश से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। देखिए इसको समझ गए होंगे, हम आशा करते हैं। फिर इसको समझने के बाद समझेंगे कि दर्पण का फोकस किसे कहते हैं, फिर दर्पण का द्वारा किसे कहते हैं। इसे एक बार देख लीजिए, फिर इसको हम लोग मिटाने का प्रयास करेंगे। एक बार देख लीजिए इसको। देखिए इसको मिटा रहे हैं। देखिए 5 में समझेंगे, दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? देखिए दर्पण का द्वारक मैंने, दर्पण जितना चौड़ा रहता है ना, उसी को मैंने दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण की चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे देखिए हम डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं, फिर डिफिनेशन से लिखेंगे। देखिए ये मेरा मान लीजिए कि हो गया मेरा दर्पण हो गया, मान लीजिए कि मेरा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण मान लीजिए एक फेयर हो गया अवतल दर्पण का। और देखिए अवतल दर्पण कितना चौड़ा है, यहाँ से यहाँ तक कर, देखिए यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, देखिए यही चौड़ाई है ना। यहाँ मान लीजिए कि पी बिंदु है, सेंटर है यहाँ पर, सी को सी वक्रता त्रिज्या है, यहाँ पर पी बिंदु है। देखिए दर्पण की चौड़ाई को, दर्पण जितना चौड़ा आपको नजर आ रहा है, दर्पण की चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। इसको मिटा रहे हैं, फिर मिटा के इसको डिफिनेशन लिखते हैं। देखिए दर्पण की, देखिए दर्पण की चौड़ाई, दर्पण की चौड़ाई को ही, दर्पण की चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं, द्वारक कहते
हैं, दर्पण का द्वारा कहते हैं। दर्पण की चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारा कहते हैं। अब देखिए 6 में समझेंगे। 6 में मेरा एक और लास्ट है। 6 में देखिए कैसे समझेंगे कि फोकस किसे कहते हैं। फोकस देखिए, फोकस किसे कहते हैं। फोकस किसे कहते हैं देखिएगा, समझिएगा। देखिए, प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। जैसे देखिए हम फोकस का पहले फोकस भले हम एक दर्पण से लिख करके भले को समझा देते हैं, उसको डायग्राम बना करके। देखिए ये मेरा मान लीजिए कि कोई दर्पण है, अवतल दर्पण हो गया, ऐसे लेप चढ़ा देते हैं। और ये मान लीजिए कि कोई सी है, केंद्र है, वक्रता केंद्र हो गया, ये ध्रुव हो गया, इस वजह से कि प्रधान अक्ष हो गया। देखिए देखिए प्रधान अक्ष के समांतर, देखिए इसका प्रधान अक्ष के समांतर कोई आ रहा है प्रकाश की किरणें। मान लीजिए कि कोई यहाँ पर इसे टॉर्च बार रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पर इसे कोई टॉर्च बार रहा है, यहाँ पर इसे रोशनी निकाल रहा है। मान लीजिए कि टॉर्च बार रहा है कोई, इसको समझ लीजिए कि ये टॉर्च है। देखिए टॉर्च है, तब रोशनी आ रहा है। प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, यहाँ पर आकर के परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम लोग फोकस बोलते हैं। इसको F से सूचित किया जाता है। आप लोग समझ रहे होंगे, प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं, फिर इसका डिफिनेशन लिखेंगे। फोकस किससे करते हैं, देखिए प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती, प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। उसे फोकस। तो देखिए प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। हम आशा करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आज तक मेरा वीडियो यहाँ तक रहेगा, और फिर कल से हम लोग देखेंगे किरण आरेख देखेंगे और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करेंगे। आज कुछ शॉर्ट ही वीडियो रहेगा, अच्छा, और कल मेरा रहेगा लॉन्ग वीडियो, कल 1.5 घंटा का वीडियो रहेगा। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के पास शेयर कर दें। ठीक, बाय, ओके।